हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है। आपकी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम आ गई है, ER 91 वाली, ओल्ड सिलेबस वाली। और बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जो नए हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर्स हैं। सो उन सब के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, वो है हमारा टॉप 20 क्वेश्चन। जैसा कि हमने हर साल बनाया है हमारा टॉप 20 क्वेश्चन, वैसे ही इस साल भी हमने अपना टॉप 20 क्वेश्चन बनाया है। आपने पिछले 5 सालों में इस टॉप 20 क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस बार भी हम आपको लेके अगेन आ गए हैं टॉप 20 क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। फॉर स्टार्टिंग हम करते हैं जूरिस्प्रूडेंस से, पीजे से, कि पीजे में आपके टॉप 20 क्वेश्चंस क्या हैं। और टॉप 20 क्वेश्चंस को भी हमने डिवाइड किया है 20 क्वेश्चंस में। 5 क्वेश्चन जो हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग 15 हैं वो हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से कोई भी आंसर्स बिना पढ़े आप एग्जाम देने मत जाना, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सेकंड डी फॉर्म का सब्जेक्ट्स का टॉप 20। तो पहला क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, वो है एक्सप्लेन द डिटेल्स कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ पीसीआई। कंस्ट्रक्शन और फंक्शन ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको पता है? नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या आता है कि पीसीआई कैसे फॉर्म हुआ है। तो पीसीआई फॉर्म किन लोगों के मिलने से हुआ था? 3 टाइप के लोगों से मिलने से हुआ था। एक इलेक्टेड मेंबर से, दूसरे नॉमिनेटेड मेंबर थे, तीसरे कौन से मेंबर्स थे? एक्स ऑफिशियो मेंबर थे। इन तीनों के मिलने से आपका कंस्ट्रक्शन, पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, राइट। और उनका ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग कितना था? 5 इयर्स था, है ना। वो आपस में इलेक्शन करके प्रेसिडेंट चुनते हैं, राइट, याद है। और उसमें कोई भी अगर 3 मीटिंग्स में कंटिन्यूसली नहीं आता है विदाउट गिविंग सफिशिएंट रीजन, तो उसे निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे सेम टू सेम प्रोसीजर से नया जो पर्सन है वो अपॉइंट कर लिया जाता है, राइट। सो वही सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन में। और वर्किंग में क्या था पीसीआई का? पीसीआई क्या काम करती है? पीसीआई ER 91 को फॉलो करवाती है। पीसीआई सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन रखती है जिसमें फार्मासिस्ट का नाम रहता है। पीसीआई फॉरेन क्वालिफिकेशन को अप्रूवल देती है। कोई अगर यूएस से फार्मेसी करके आया, कोई पाकिस्तान से, कोई नेपाल से फार्मेसी करके आया, तो यहाँ पर उसको एग्जाम देनी होती है, ठीक है। वो एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? वो पीसीआई कंडक्ट करता है, सेंट्रल काउंसिल, मतलब सेंट्रल काउंसिल जो दिल्ली वाले हैं, ठीक है। सो वैसे ही उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये था आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या था? फंक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ पीसीआई। उसके बाद दूसरा है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंस, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंस है जिसमें कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है? तो मैं आपको बताता हूं। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट बना है, जो हमारे पास चैप्टर है हमारी बुक में, ठीक है। उसमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अलग अलग रीजन दिया है। अगर बच्चा लुटेनिक है, यानी कि थोड़ा बच्चा अगर मेंटल उसको प्रॉब्लम है, तो दूसरा फिजिकल कुछ बच्चे अगर दिख रहा है कि फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है तो भी, ठीक है। उसके बाद अगर डेलिबरेटली जैसे रेप जैसा केस है तो भी कर सकते हैं। और इसमें भी अलग अलग कंडीशंस थी, आप याद कीजिए, इसमें भी अलग अलग कंडीशंस थी। उस कंडीशंस में था कि अगर आपका बच्चा, अगर आपका जो बेबी का जो ईयर है वो 3 मंथ हुआ है, तो आपको एक डॉक्टर से सजेशन लेना है। 3 मंथ से ज्यादा हो गया है तो 2 डॉक्टर से आपको सजेशन लेना है। उसके बाद उस डॉक्टर के सजेशन के बाद ही आप बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस थे, हमने पढ़े थे। सो वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है गिव डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्डेड लेबोरेटरी। बॉन्डेड लेबोरेटरी मतलब क्या था? ऐसा लेबोरेटरी जहां पर अल्कोहल जब आता है फैक्ट्री में तो उसका एक्सरसाइज ड्यूटी पेड नहीं किया रहता है, राइट। जब फैक्ट्री में अल्कोहल वाला प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा और फैक्ट्री के बाहर जाता है तो उसमें ड्यूटी पे किया जाता है। इसीलिए वहां पर एक्सरसाइज ऑफिसर जो होता है वो हमेशा उस फैक्ट्री में बैठा रहता है। और जैसा कि अल्कोहल विदाउट ड्यूटी पे करके आया है, तो जाहिर सी बात है विदाउट ड्यूटी पे करके आया है तो उस फैक्ट्री का जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स होना चाहिए। नहीं तो वहां से अल्कोहल यहाँ बोलते ना ब्लैक स्मगलिंग होता रहेगा, और उससे प्रॉब्लम क्या होगा? उससे प्रॉब्लम ये होगा कि एक्चुअल में जो एक्सरसाइज गवर्नमेंट को पेमेंट, पैसे जो टैक्स मिलने वाले थे वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेंगे, उसका मिसयूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अल्कोहल जिस भी फैक्ट्री में आता है वहां पर टैक्स पे करके आता है तो उसको कहते हैं नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी। और जहां पर बिना टैक्स पे फैक्ट्री में अल्कोहल आता है उसको क्या बोलते हैं?
बॉन्डेड लेबोरेटरी, राइट। तो ये बॉन्डेड लेबोरेटरी है, आपको पता होगा ना, बॉन्डेड लेबोरेटरी में उसका अलग अलग रूम्स होने चाहिए, उसके ऊपर नेम बोर्ड होना चाहिए, स्पिरिट रूम अलग होना चाहिए, टॉयलेट प्रिपरेशन रूम अलग होना चाहिए। इसके बाद हर रूम के बीच में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास होनी चाहिए, ठीक है। उसका जो सिंक वगैरह है वो डायरेक्टली सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम से होना चाहिए। जो उसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम है वहां पे ऐसा होना चाहिए कि एक ही बार कट ऑफ किया तो पूरा फैक्ट्री का जो लाइट है वो कट ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, किसके लिए, एक्सरसाइज ऑफिसर के लिए। वो वहां से फिनिश गुड्स प्रोडक्ट को उस पर टैक्स लगा के उसको बाहर भेजेगा दूसरे मतलब बिकने के लिए, राइट। वहां पे फिनिशिंग गुड का प्रोडक्ट का अलग कमरा होना चाहिए, नॉन फिनिशिंग गुड का प्रोडक्ट अलग कमरा होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी कंडीशन है जो आप लोगों ने पढ़ी है। उसके बाद राइट ए नोट ऑन रीपैकिंग लाइसेंस। रीपैकिंग लाइसेंस क्या होता है? जब दवा फैक्ट्री में आती है और दवा फैक्ट्री में बनती है तो उस समय आपके पास दवा बनाने का लाइसेंस होना चाहिए, राइट। दवा बनाने का लाइसेंस CC1 अदर देन CC1 और X अलग अलग था ना ऐसा, तो वही। लेकिन रीपैकिंग लाइसेंस भी अलग से था। वो क्या था? अगर दवा आपने बाहर से एक्सपोर्ट किया या फिर दवा आपने कहीं से भी बनाकर आप अपनी फैक्ट्री में लेके आए हैं और यहां पर सिर्फ पैकिंग होगा, तो उस प्रोसीजर के लिए भी आपको लाइसेंस लेना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कमरे में मुझे दवाई पैक करनी है, राइट। तो दवाई बनानी तो नहीं है, पैक करनी है। जब बनानी नहीं है तो फिर लाइसेंस क्यों लेना, राइट। पर ऐसा नहीं है, बनानी नहीं है तो भी चले, तो भी अगर आप पैकिंग भी कर रहे हैं तो आपको पैकिंग का भी लाइसेंस लेना है। रीपैकिंग लाइसेंस कहते हैं उसको, दवाई को पैक करने का लाइसेंस। उसमें भी आपको नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। नॉर्म्स को फॉलो करके उसके बाद आप एक एप्लीकेशन देते हैं वहां पर, उसके बाद आपको दूसरा वहां से जो लाइसेंस मिलता है उसके बेस पे आप रीपैकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप रीपैकिंग दवाई की नहीं कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे लिखना है और पढ़ना है। उसके बाद है हाउ डू यू कैलकुलेट रिटेल प्राइस ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन। ड्रग फॉर्मुलेशन का रिटेल प्राइस का एक फॉर्मूला था, आपको याद होगा तो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिटेल ड्रग प्राइस मतलब जो प्राइस डिसाइड करने का, रिटेल प्राइस डिसाइड करने का एक फॉर्मूला है जो आपकी किताब में दिया हुआ है। वो फॉर्मूला यहां पे आपको लिखना है। इसके बाद राइट ए नोट ऑन शेड्यूल एन। शेड्यूल एन क्या होता है? शेड्यूल एन क्या होता है आपको अगर पता है तो, नहीं पता है तो मैं बताता हूं। शेड्यूल एन मतलब होता है हाउ टू ओपन अ मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर को ओपन करने को लेके जितने भी नॉर्म्स हैं कि प्रीमाइसेस कैसा होना चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, इसके अलावा फार्मासिस्ट होना चाहिए, प्लेस का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, सारी चीजें मेडिकल खोलने से रिलेटेड सारी चीजें जो होती है, मेडिकल स्टोर खोलने से सारी चीजें को एक्सप्लेनेशन शेड्यूल एन में किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक्सप्लेन पेनाल्टीज इन ऑफिस अंडर द एनडीपीएस एक्ट। इसमें क्या है? इसमें हम पढ़ते हैं कि एनडीपीएस एक्ट, अगर कोई नार्कोटिक के केस में अगर पकड़ा जाता है तो उसमें कौन कौन से उसके ऊपर पेनाल्टीज लगते हैं। उस पेनाल्टीज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 10 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा और 1 साल। अच्छा, पर्सनल कंजप्शन और इस तरीके की चीजों की छोटे मोटे, जैसे कि जो मर्जवाना होता है जिसको गांजा कहते हैं, वैसे छोटे मोटे पर्सनल कंजप्शन के लिए किसी ने अपने पास कोई चीज रखी है और पकड़ा जाता है तो उसको पेनाल्टीज 1 साल की होती है। लेकिन अगर वो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है और जानबूझकर वो चीज का बिजनेस कर रहा है और पैसे कमाने के लिए कर रहा है नारकोटिक्स का, तो ऐसे में उसको 10 साल की सजा होती है और साथ में मोटा फाइन भी उनको पे करना पड़ता है। तो ये चीजें आपको यहां पर पढ़नी है कि क्या पेनाल्टीज है एनडीपीएस एक्ट, मतलब ड्रग एंड नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंदर क्या पेनाल्टीज है वो आपको यहां पर पढ़ना है। उसके बाद व्हाट एक्सप्लेन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस द नेम ऑफ द फार्मासिस्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर। ऐसा कौन सा कंडीशन, ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंस होता है जिसमें कि फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा। रजिस्टर मतलब एक्चुअली जिसमें रजिस्टर फार्मासिस्ट है, इसमें रजिस्टर में उनका जो नाम लिखा जाता है, जैसे स्टेट रजिस्टर होता है, सेंट्रल रजिस्टर होता है, तो उसका नाम वहां से निकाला जा सकता है। ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है, क्यों निकाल देंगे, ये इसका मतलब है। तो रीजन ये हो सकता है कि गलती से डाला होगा नाम, या फिर वो किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड हो गया, किसी ऑफिस में पकड़ा गया, मतलब कोई गुनाह करते हुए पकड़ा गया, कोई नार्कोटिक्स दवा के बारे में कुछ चीजों करते हुए कुछ पकड़ा गया। इस तरीके से कोई भी अगर उसके ऊपर गुनाह साबित होता है तो उसका नाम हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर फार्मासिस्ट है। और ये एक्सप्लेन प्रोविजन ऑफ पॉइजन एक्ट 1919, पॉइजन एक्ट के बारे में लिखना है। पॉइजन एक्ट 1919 ये क्या था? पॉइजन का यूज, पॉइजन का स्टोरेज, पॉइजन की सारे रेगुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए पॉइजन एक्ट बनाया गया था, राइट। पॉइजन एक्ट के अंदर क्या था कि भाई
पॉइजन का यूज, रेगुलेशन, सारी चीजें प्रॉपर हो, विथ गवर्नमेंट नॉर्म्स हो, उसके लिए एक लॉ बनाने की जरूरत है। और वो लॉ बनाने की जरूरत के बाद उन्होंने ये लॉ बनाया था जिसमें आप लॉ के हिसाब से आप किसको ये पॉइजन किसको आप बेच सकते हो, किसको नहीं बेच सकते हो, पॉइजन स्टोर कौन कर सकता है जिसके पास लाइसेंस होगा, लाइसेंस जिसके जो ले रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आपको बताई गई है। क्यों बनाया ये एक्ट? क्योंकि पॉइजन का यूजेस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, राइट। उसके बाद राइट ए नोट ऑन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भी हमने पढ़ा है। यहां पर क्या होता है कि सेंट्रली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खुद के लैब सेटअप करती है। खुद के लैब सेटअप इसलिए करती है क्योंकि वो हर बार कोई अपने सैंपल्स और चीजों को चेक करने के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो अपने सैंपल चेक करने के लिए प्राइवेट इनको नहीं देने वाला है, लैब वालों को देने वाला नहीं है, वो अपने गवर्नमेंट के लैब को ही देगा क्योंकि वहां से उसको सही चीजें पता चलेंगी, राइट। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये लेबोरेटरीज खुलती है जो कि अपनी खुद के वहां पे सारे गवर्नमेंट एनालिस्ट गवर्नमेंट के लोग काम करते हैं, वो अपने खुद के सारे टेस्ट वहां पे परफॉर्म करती है। और ये जो होती है यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हम लोग, और इसके लिए भी अलग अलग जगह बनाए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि एक जगह पे एक ही चीज का, एक जगह पे अगर वैक्सीन का टेस्ट हो रहा है, सेरा का टेस्ट हो रहा है, तो वहां पे वैक्सीन और सेरा का ही उस लैब में टेस्टिंग होगा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग जगह पे उसने अलग अलग चीजों को चेक करने के लिए सेंट्रल लेबोरेटरी बनाई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, ठीक है। इसके बाद इसी में दूसरा है सवाल 10B, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एजुकेशन रेगुलेशन ER 91। ER 91 एजुकेशन रेगुलेशन 91 के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ER 91 क्या होता है? ER 91 मतलब होता है एजुकेशन रेगुलेशन 91, जिसमें कि फार्मासिस्ट की डिग्री पाने के लिए आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीजें आपको करनी है, कॉलेज खोलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, बच्चे को जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेता है 500 आवर्स का आफ्टर द फार्मेसी डी फार्म सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद, वो कैसा होना चाहिए, कॉलेज के लैबोरेटरीज कैसे होनी चाहिए, प्रैक्टिकल्स कैसे होने चाहिए, सिलेबस में क्या होना चाहिए, सिलेबस में क्या पढ़ना है उसको, ये सारी चीजें जो हैं ER 91 डिसाइड करता है और इसको फॉलो करवाता है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं 11वें नंबर पे, फटाफट जाएंगे। राइट ए नोट ऑन फर्स्ट रजिस्टर एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट। फर्स्ट रजिस्टर्ड एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर के बारे में पूछा है। फर्स्ट रजिस्टर होता है जिसमें कि फार्मासिस्ट का नाम फर्स्ट मतलब पहली जो टाइम पे जो लिखा जाता है वो होता है। सब्सिक्वेंट रजिस्टर मतलब ये सारी ये जो रजिस्टर्ड है ना, ये हमारे ER 91 के पहले के हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर फार्मासिस्ट ने, अगर किसी आदमी ने किसी डॉक्टर के अंडर में 5 साल काम किया है, अगर डॉक्टर ने उसको रिकमेंड कर दिया कि इसने 5 साल किया, मेरे कंपाउंडिंग का काम किया है, तो उसको फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिल जाता था। उन सब सारी चीजों से रिलेटेड ये सारी जो फर्स्ट सब्सिक्वेंट रजिस्टर है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या है। ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बी फार्म प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी CC1 का, यानी कि पेरेंटल्स वगैरह में। दूसरा, अगर एम फार्म है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको, किसमें? पेरेंटल्स में, ठीक है। पेरेंटल्स यानी कि CC1 वाले उसमें, जिसमें कि हम दवाई की टेस्टिंग वगैरह होती है, टेस्टिंग वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हैं यहाँ पे। अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो फार्मेसी बी फार्म या एम फार्म करने के बाद आपको टेस्टिंग वाले सेगमेंट में जाना पड़ेगा, वो भी स्पेशली जो होता है वो CC1 वालों में, ठीक है। और उसके बाद इसकी ड्यूटीज क्या है? इसकी ड्यूटीज है जो भी जहां पे भी दवाई बिक रही है वहां पे इंस्पेक्ट करके उसको चेक करना, जहां दवाइयां बन रही है वहां इंस्पेक्ट करके चेक करना, जहां दवाइयों का हॉकिंग्स हो रहा है उसको रोकना, जहां दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पे जाकर उसको चेक करना और इंस्पेक्ट करना, जहां पे भी उसको कोई भी कंप्लेन आती है कि वहां पे दवाई का कुछ गलत चीज हो रहा है तो वहां पे भी जाकर उसको इंस्पेक्ट करना, उसको चेक करना और उसके ऊपर केस करना, कार्रवाई करना। ये सारा काम जो होता है, ऐसे बहुत सारे काम है जो बुक में लिखे हुए हैं जो काम होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स के, ठीक है। और इसी में एक गवर्नमेंट एनालिस्ट भी आता है। ड्रग इंस्पेक्टर के अलावा गवर्नमेंट एनालिस्ट भी आता है। गवर्नमेंट एनालिस्ट मतलब क्या होता है? ये भी एक ड्रग इंस्पेक्टर जैसा होता है, गवर्नमेंट का ड्रग इंस्पेक्शन करता है। वैसे गवर्नमेंट के जो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट जो एनालिस्ट होते हैं वो उसके सारे टेस्ट वाले काम करते हैं। मतलब अगर कहीं पे कोई टेस्ट परफॉर्म करना है सेंट्रल लेबोरेटरी में, स्टेट लेबोरेटरीज वगैरह, तो उन सब सारे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो वहां पे लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट एनालिस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद राइट ए नोट ऑन शेड्यूल M। जैसा हमने शेड्यूल N पढ़ा, N के अंदर मेडिकल स्टोर कैसे खोलना है वो सारी चीजें हैं। वैसे शेड्यूल M में क्या है कि शेड्यूल M में है कि कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब जो GMP होता है उसके क्या नॉर्म्स है कि आपको फैक्ट्री खोलना है टैबलेट की, तो टैबलेट फैक्ट्री खोलने के लिए आपके पास कैसा इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से टेस्टिंग लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उसमें उसको बनाने के लिए कितना स्पेस चाहिए, ऐसा अगर आपको क्रीम बनाना है तो क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कि उसको बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जगह कितनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही कैप्सूल बनाने के लिए भी अलग अलग है, सबको मतलब
दवाइयां मैन्युफैक्चर करना सिखाता है हमें शेड्यूल एम, मेडिकल स्टोर खोलना सिखाता है हमें शेड्यूल एन, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू द ट्रेड एंड जॉब, फार्मासिस्ट का रोल, उसके इथिक्स क्या है, उसके जॉब, ये अलग क्वेश्चन है और ट्रेड अलग क्वेश्चन है। मतलब जैसे एज ए ट्रेड, एज ए बिजनेसमैन ऑफ फार्मासिस्ट, उसको कभी भी कंपटीशन वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर वो फार्मासिस्ट में एज ए जॉब है तो जॉब के तहत उसको अपने जो ड्यूटीज है फार्मासिस्ट के, मतलब कोई भी दवाइयां जो फार्मासिस्ट की जो ड्यूटीज होती है, दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर सेल करना, दवाइयों को प्रॉपर स्टोर करके रखना, जो भी अपेंडिक्स फार्मासिस्ट आते हैं, जो भी फार्मासिस्ट सीखने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग फार्मासिस्ट, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना, ठीक है। और दवाइयों के सारे बिल्स वगैरह मेंटेन करना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोग को यहाँ पे हमने पढ़ा है, जो कि ट्रेड को लेके भी है और बिजनेस को लेके। मतलब ट्रेड को लेके मतलब कंपटीशन नहीं करना है, प्रिस्क्रिप्शन को लेके कभी हम लोग को ज्यादा मतलब प्रिस्क्रिप्शन को लेके अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज वगैरह नहीं करना है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें ट्रेड में पढ़ने वाले थे। और विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट एग्जाम्ड एंड प्रोहिबिटेड, ऐसा कौन सा एडवर्टाइजमेंट है जो हम नहीं कर सकते? ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो शेड्यूल जे की मेडिसिन को ठीक करने का दावा करता है। मतलब ऐसी बीमारियां जो कभी ठीक नहीं हो सकती, जो भी बीमारी शेड्यूल जे में है वो कभी ठीक नहीं हो सकती, वैसे बीमारियों को कोई क्लेम करने वाला एडवर्टाइजमेंट है तो उसको हम नहीं कर सकते। और दूसरा ये मैजिक रेमेडीज के अंदर आता है। उसके अलावा ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट है जहां पे फॉल्स कमिटमेंट किया जा रहा है, फॉल्स लोगों का जो माइंड है वो चेंज करके उसको प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए उसको अप्रोच किया जा रहा है। इस तरीके की चीजें जो होती है वो हम लोग को यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था, क्या पढ़ा था, स्टेट फार्मेसी, मतलब जो फार्मेसी का जो ओथ होता है, एक पेज का है, वो ओथ भी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद हमें एक लेबल ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप का, 10 ml वॉयल ऑफ इंसुलिन और मॉर्फिन इंजेक्शन का। ये इसके आंसर्स जो है हमारे टॉप 20 की बुक्स में दिया हुआ है। तो ये जो लेबल्स हैं, लेबल्स को भी आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद राइट ए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जैसा हमने पढ़ा पीसीआई सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल का, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वैसे ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी 3 टाइप के मेंबर होते हैं। इलेक्टेड से आते हैं, इलेक्शन के थ्रू, नॉमिनेटेड मतलब नॉमिनेट होकर आते हैं, और कौन से होते हैं, एक्स ऑफिशियो, राइट। तो ये है। और उसके बाद है एक्सप्लेन डीटीएबी ड्रग, ये जो क्या है, ये क्या है, डीटीएबी कंपोजिशन एंड फंक्शन, ठीक है। ये एक टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये क्या करती है, रिकमेंड, मतलब और ये सलाह देती है, ठीक है। किससे रिलेटेड टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत। मतलब कैसा है कि कोई दवा मार्केट में अगर आ गई है, कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई है कि ऑनलाइन फार्मेसी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, इसके ऊपर कोई कानून तो बना नहीं है, तो ऐसी चीजों को कौन डिसाइड करेगा कि सही है कि गलत है? तो डीटीएबी का लोग करेंगे। ये क्या है ना, एक टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है। टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है टेक्निकली कि कौन सा काम फार्मेसी में, दवा में कैसे होना चाहिए। इसमें भी कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन में यहाँ पर भी 3 टाइप के लोग ही होते हैं, जहाँ पे एक तो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, इलेक्टेड, एक होता है नॉमिनेशन, नॉमिनेट के थ्रू आते हैं, और एक होते हैं कैसे, एक होते हैं एक्स ऑफिशियो, जो आपने सुना था। सो वैसे ये भी एक सेम पीसीआई जैसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 14 मार्क्स के लिए। और उसके बाद है राइट ए नोट ऑन लोन लाइसेंस। जैसा हमने रीपैकिंग लाइसेंस पढ़ा था, वैसा ही लोन लाइसेंस भी होता है। लोन लाइसेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई प्रीमाइसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आपको दवाई बनानी है, तो आप क्या करेंगे, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास जाकर उसको अपनी मेडिसिन का ऑर्डर देते हैं, अब वो आप मेडिसिन आपकी बनाता है आपके बिहाफ में, मतलब वो मेडिसिन बनाता है आपके दिए हुए ऑर्डर के बिहाफ में, यानी कि आप दोनों को फिर लोन लाइसेंस लेना पड़ता है। जब लोन लाइसेंस आपको मिल जाता है, तब उस फैक्ट्री को मिल जाएगा आपके लिए, तब वो आपके बिहाफ में आपकी दवाई बनाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जब दूसरे की कोई दवाई बनाता है तो उसके लिए वो लोन लाइसेंस लेता है। उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि भैया लोन लाइसेंस आप ले रहे हो तो आपके पास प्रीमाइसिस है कि नहीं, मशीन है कि नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से एनालिसिस लैब वगैरह है कि नहीं, वो सारी चीजों का यहाँ पर इंस्पेक्शन के बाद ही आपको लोन लाइसेंस मिलता है, राइट। वैसे ही रीपैकिंग लाइसेंस भी होता है। रीपैकिंग लाइसेंस लिए अप्लाई करते हो तो वो सारी रीपैकिंग की जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आपके पास है कि नहीं, वो कंडीशन, साइज के लैब और रूम्स वगैरह है कि नहीं, वो सारी चीजें डिसाइड करने के लिए आपका एक इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद जाके आपको रीपैकिंग लाइसेंस मिलता है। तो रीपैकिंग लाइसेंस और लोन लाइसेंस दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, राइट। सो ये दोनों ही चीज होता है जो हम लोग जॉब वर्क के लिए करते हैं, दूसरों का काम करते हैं, तो उस टाइम पे हमको लेना पड़ता है। सो ये सारे जो क्वेश्चन आपने देखे, ये टॉप 15 जो है और ये टॉप 5 में टोटल मिला के हमारे क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, टॉप 20 में से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट 80 आउट ऑफ 50 मार्क्स का तो आता है। बट
आप अपनी पढ़ाई जो आपने साल भर की है उसे जरूर कीजिएगा। वो कंप्लीट होने के बाद आप इस पे फोकस कीजिएगा, बिकॉज क्या है कि ये आपकी मदद करता है अच्छा नंबर लाने के लिए, एक अच्छा बोलते ना परसेंटेज लाने के लिए। पर ये आपकी मदद ऐसे नहीं करता कि आप सिर्फ इसे पढ़ के जाइए और बोलेंगे कि चलो मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आपने जो साल भर पढ़ा है वो तो आपको पढ़ना ही है, उसके बाद ये पढ़ना है। अब जिसने साल भर नहीं पढ़ा है, ऐसे कोई अगर है तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ यही पढ़ के जाए चुपचाप से, ठीक है, क्योंकि एक दिन में इतनी पढ़ाई से ज्यादा और पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। तो ठीक है, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट था। मुझे लगता है, उम्मीद है कि इस पीजे में अब कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। थैंक यू सो मच। चलिए, ये तो समझ आ गया कि बुक विद टीचर्स का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, पर ये आपकी मदद कैसे कर सकता है। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। ये एक बेहद इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जो बुक के साथ साथ टीचर भी प्रोवाइड करता है। डी फार्मा के 60% स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते और वो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम है लेंदी बुक्स। 250-300 पेज की बुक एक, पर सब्जेक्ट्स अनेक। और हमारा सोल्यूशन है कंसाइज कंटेंट। हर सब्जेक्ट की बुक अप्रॉक्सीमेटली 100 पेजेस की होती है, बट फिर भी हम कोई कोर कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करते। अब दूसरी प्रॉब्लम है अननेसेसरी और लेंदी कंटेंट की, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, बट हम नहीं। बुक विद टीचर्स इज इजीली अंडरस्टैंडेबल क्योंकि हम आसान फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स की मदद से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। नेक्स्ट है वर्नाक्युलर मीडियम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, जहां वो इंग्लिश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन हम आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हर लेक्चर प्रोवाइड करेंगे बिना किसी एडिशनल चार्ज के। फिर है प्रॉब्लम टीचर्स के टीचिंग मेथड्स की। ज़रूरी नहीं कि आप हर टीचर के साथ कंफर्टेबल फील करें या हर टीचर का मेथड आपको समझ आए। इसीलिए हम प्रोवाइड करते हैं हर सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर्स, ताकि कोई भी डाउट अनक्लियर ना जाए। अगला प्रॉब्लम है अटेंडेंस का। 100% अटेंडेंस इज इम्पॉसिबल, लेकिन बुक विद टीचर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, दिन हो या रात। 6 प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम रिलेटेड नॉलेज तो काफ़ी सोर्सेस से मिल जाती है, पर उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज अधूरी रह जाती है। पर हमने अपनी ऐप में फार्मा न्यूज़ और करियर सेक्शंस बनाए हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड में जाते वक्त कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना हो। सिमिलर प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज की एब्सेंस, लेकिन हमारा फार्मास्यूटिकल एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट कोर्स ये प्रॉब्लम भी दूर कर देता है बाय एनहांसिंग योर स्किल्स टू बी अ फ्यूचर रेडी फार्मासिस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ने हाल ही एक एग्जिट एग्जाम अनाउंस किया है फार्मेसी स्टूडेंट्स को लाइसेंस बनाने के लिए, और बुक विद टीचर्स आपको ये एग्ज़ाम भी आसानी से क्रैक करने में मदद करेगा। बुक विद टीचर्स आप ऑर्डर कर सकते हैं www.bookwithteachers.com या हमारे मोबाइल ऐप से डायरेक्टली, और एल्स यू कैन ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड।